Good morning, students. Today, I am explaining you the remaining part of tense in English grammar. Firstly, I will describe you present continuous और progressive tense. जैसा कि इसके नाम से ही लगता है continuous, जिसका मतलब होता है लगातार जारी रहना। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस वही टेंस होता है कि जिसमें काम का लगातार जारी रहना पाया जाता है। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई हैं जिनके अनुसार दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस को डिस्क्राइब करता है। जैसे टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कोई भी एक्सप्रेशन जो उस मतलब जब एक्सप्रेस किया जाता है, जब हम कोई बात बोलते हैं उस समय वो काम भी हो रहा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि बोलने के समय ही वो एक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस होता है। जैसे द टीचर इज़ टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहा है, इसका मतलब पढ़ाने का काम अभी भी हो रहा है। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, इसका मतलब लिखने का काम अभी कंटिन्यूअस वे में बोलने के समय हो रहा है। To show an action in progress about this time but not necessarily at the time of speaking, उस एक्शन को शो करने के लिए जो प्रोग्रेस में है उस समय, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो बोले जाने वाले समय पर ही हो रहा हो। जैसे विभा इज टीचिंग इंग्लिश इन ए स्कूल, कि विभा स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रही है, ज़रूरी नहीं है कि इस समय पढ़ा रही हो, लेकिन पढ़ा जरूर रही है पूरे समय। द मैशन आर बिल्डिंग ए न्यू हाउस, यानी मैशंस जो होते हैं यानी कि मजदूर, वो दीवार, एक नई दीवार बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी बनाने का काम हो तो रहा है, लेकिन जब ये वाक्य बोला गया तो ज़रूरी नहीं कि वो एक्शन भी उस समय हो रहा हो। टू शो द फ्यूचर एक्शन, किसी भी भविष्य में होने वाली घटना को शो करने के लिए, भविष्य में होने वाले काम को बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। द टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मैंशनड इन सच केस, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन होने का समय है, यहाँ पर कुछ केसों में या ऐसे वाक्यों में शामिल किया जाता है, या ऐसे वाक्यों में उनको शामिल करना पड़ता है। जैसे आई एम ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ, यानी मैं अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, यानी एक्शन कब होगा? अगले महीने। तो यहाँ पर समय भी दिया गया है अगले महीने होने का, लेकिन एक्शन तो फ्यूचर में होना है, लेकिन कहने का जो समय था वो अभी का था, यानी वाक्य प्रेजेंट कंडीशन में बोला गया, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस है। जैसे आई एम मीटिंग माई फ्रेंड ओवर डिनर टुनाइट, कि मैं आज अपने दोस्तों से डिनर पर मिलने जा रहा, मतलब उनसे मुलाकात मेरी हो रही है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन बिफोर ए गिवन टाइम एंड कॉन्टीन्यूअस आफ्टर इट, किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसकी शुरुआत एक दिए गए मतलब समय से होती है और उसके बाद वो लगातार जारी रहता है। जैसे एट 3 PM आई एम हैविंग माई लंच, यानी कि 3 बजे मैं अपना लंच कर रहा हूँ। टू शो सम अनडिज़ायरेबल हैबिट, यानी जो हमारी अनडिज़ायरेबल हैबिट होती हैं, यानी कि डिज़ायरेबल यानी जो हमारी खुद की इच्छा से होती है, अनडिज़ायरेबल जिसको हमारी मतलब इच्छा नहीं होती है, ऐसी हैबिट को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग बैड अबाउट अदर, कि वह हमेशा जो बात करती है वो बुरा करती है दूसरों के बारे में। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट रवि, कि वो हमेशा शिकायत करता है रवि की। तो यहाँ पर अनडिज़ायरेबल हैबिट है कि जो मतलब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये जो एक्शन है लगातार होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। अब बात करते हैं बनाने के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर हम इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के एंड में ING का इस्तेमाल करते हैं।
यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस इस कोई सा भी टेंस हो, सब में ही हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। क्यों? रीज़न ये होता है क्योंकि हर वाक्य के साथ में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में काम का जारी रहना यानी कंटिन्यूस वे में वर्क का गोइंग ऑन होना पाया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर हमने एम का यूज़ किया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म गो के साथ में इस्तेमाल करी। हम इस आर एम का इस्तेमाल, इसका यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई का यूज़, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस द नेगेटिव फॉर्म नॉट इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इज आर एम के बाद में नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सब में, सभी वाक्यों में, सभी सेंटेंस में वर्क का लगातार जारी रहना पाया जा रहा है और नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इस आर एम के बाद में नॉट का यूज़ किया है। यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने आर लगाया है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज़ लगाया है, आई के साथ में ऑलवेज एम आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग एम इज आर बिफोर द सब्जेक्ट इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इंटरोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो हम हमेशा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, जैसा कि बताया गया था कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का ही इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे। लेकिन इज आर एम का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट को देखकर करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे सबसे पहले, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और अगर आई आ रहा है तो हम लोग एम लगाएंगे। जैसे कि एम आई गोइंग टू स्कूल, एम क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट आई था। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, इसमें इज़ क्यों लगाया? क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। आर दे गोइंग टू स्कूल, इसमें आर लगाए क्योंकि दे हमारे लिए प्लूरल सब्जेक्ट है। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। जो सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव होते हैं हम उनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, हु, विच, होम, विच, वाई, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। सबसे पहले हम इनको बनाने से पहले, इन इंटरोगेटिव जो सेंटेंस सेकेंड टाइप होते हैं इन्हें बनाने से पहले हमें सबसे पहले इन वर्ड की इंग्लिश यानी स्पेलिंग हमें लिखनी पड़ती है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। इज़ आर एम का यूज़ हम पहले की तरह सब्जेक्ट को देखकर ही करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे व्हेन इज़ शी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आई और फिर सब्जेक्ट शी। इज़ इसलिए लगाया था क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर शी था। गोइंग टू स्कूल, गोइंग आईएनजी फॉर्म आ गई। उसके बाद टू दिल्ली, कि वह दिल्ली कब जा रही है। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो इस्तेमाल है नीचे दी गई कुछ कंडीशन के अनुसार किया जाता है। टू शो एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, यानी उस एक्शन को शो करने के लिए जो लगातार जारी है लेकिन पास्ट में, यानी जो भी काम हम पास्ट में लगातार कंटिन्यूस वे में कर रहे थे उसको बताने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज कुकिंग व्हेन द डोर बेल रैंग, मैं खाना बना रहा था जब डोर की बेल बजी, यानी इसमें खाना बनाने का काम हो रहा था। आई वॉज स्टडिंग एट 10 o'clock, मैं 10 बजे पढ़ रहा था। कब पढ़ रहा था? 10 बजे पढ़ रहा था, इसलिए पढ़ने का काम 10 बजे हो रहा था। टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम इन द पास्ट, दो या दो से ज़्यादा एक्शन को शो करने के लिए जो कंटिन्यूस वे में जारी रहते हैं वहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे वाइल शी वॉज कुकिंग, जब वो खाना बना रही थी, हर मदर वॉज लुकिंग आफ्टर द बेबी, तो उसकी मदर बच्चे का ध्यान रख रही थी। तो यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं,
एक खाना बनाना और एक बेबी की देखभाल करना। तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा एक्शन लगातार हो रहे हैं। द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, स्टूडेंट बात कर रहे थे। व्हेन द प्रिंसिपल वॉज टेकिंग ए राउंड, जब प्रिंसिपल राउंड ले रही थी। तो यहाँ पर भी दो एक्शन हुए, बच्चों की बात करना और दूसरा प्रिंसिपल का राउंड लेना। द टीचर्स वर प्लानिंग व्हेन राम वॉज मेकिंग अ वीडियो, टीचर्स प्लानिंग कर रहे थे जब राम वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पर भी दो एक्शन हो रहे हैं, एक टीचर्स की प्लानिंग करना और दूसरा राम का वीडियो बनाना। तो यहाँ पर इन सब कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन लगातार हो रहे हैं। टू शो एन ऑफन रिपीटेड अनडिजायरेबल पास्ट एक्शन, किसी भी लगातार होने वाले अनडिजायरेबल पास्ट एक्शन को शो करने के लिए ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही वॉज ऑलवेज स्टेयरिंग एट हर, कि वो हमेशा उसको देखता रहता था, यानी देखने का काम लगातार होता रहता था। घूरना, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना, किसी वह हमेशा उसको घूरता रहता था। तो ये क्या है, अनडिजायरेबल, मतलब जिसको कोई सहन नहीं कर सकता ऐसा एक्शन। तो यहाँ पर भी हम पास्ट एक्शन का ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी वॉज ऑलवेज डिमांडिंग चॉकलेट्स, की वो हमेशा डिमांड करता था चॉकलेट्स की, यानी वो हमेशा चॉकलेट्स की डिमांड कर रहा था। दे वर ऑलवेज स्टार्टिंग देयर क्लासेस, कि वो हमेशा अपनी क्लासेस शुरू कर रहे थे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वॉज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट में हमने इज़ारे बताया था, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। कंटिन्यूस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम आज जब ये टेंस पार्ट पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, सब में एक कॉमन थिंग होती है कि आईएनजी फॉर्म सब में यूज़ करी जाएगी। बस डिफरेंस आता है तो केवल हेल्पिंग वर्ब का लेकर, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हमें कुछ बनाने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सबका सेम होता है। पास्ट कंटिन्यूस में भी हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज़ कर रहे हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे। जैसे ही वॉज स्विमिंग इन द पूल, कि वो पूल में स्विमिंग कर रहा था। दे वर डांसिंग इन द पार्टी, कि वो पार्टी में डांस कर रहे थे। यू वर प्रिपेयरिंग वेल, आप अच्छे से तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर जितने भी एक्शन हो रहे हैं पास्ट में लगातार जारी हैं। और हमने यहाँ पर उसी टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई। वॉज वर्ब में से हम वॉज का यूज़ सिंगल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। द नेगेटिव इज फॉर्म बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर वॉज वर्ब। जब हम पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम यहाँ पर वॉज वर्ब के बाद में हम नॉट का यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे ही वॉज नॉट स्विमिंग इन द पूल, कि वह पूल में स्विमिंग नहीं कर रहा था। दे वर नॉट डांसिंग इन द पार्टी, कि वे पार्टी में डांस नहीं कर रहे थे। शी वॉज नॉट लर्निंग वेल, कि वो अच्छे से याद नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म है, पास्ट में लगातार वर्ब का जारी रहना पाया जा रहा है, इसीलिए ये भी हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। The interrogative is formed by placing was verb before the subject in first type interrogative sentence। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंटरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब जो वॉज वर्ब हमने इस्तेमाल करी थी, हम यहाँ पर उससे ही सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। जैसे वॉज ही स्विमिंग इन द पूल, क्या वह पूल में तैर रहा था। वर दे डांसिंग इन द पार्टी, क्या वे पार्टी में डांस कर रहे थे। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो समझ में तो ये पहचान देता है कि सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का है।
इन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट। और वॉज वर्ब का यूज़ जैसा कि पहले बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं। सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। जैसे व्हाट वाज ही डूइंग यस्टरडे, कि वो कल क्या कर रहा था। हमने वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब जो लगाई है वो ही को देखकर लगाई है, और व्हाट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। यही सही फॉर्मेट होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वही टेंस होता है या इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी समय, यानी फ्यूचर में किसी समय एक्शन का जारी रहना पाया जाता है। जैसे व्हेन आई रीच होम माई फादर विल बी कुकिंग फूड फॉर मी। जब मैं घर पहुंचता हूं मेरे पापा मेरे लिए खाना बना रहे होंगे। जब मैं घर पहुंचूं यानी कि मेरे पापा मेरे लिए खाना बना रहे होंगे। तो यहाँ पर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि जब फ्यूचर में किसी भी एक्शन को लगातार जारी रहना पाया जाता है तो वहाँ पर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। टू इंडिकेट फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, किसी भी फ्यूचर इवेंट्स को इंडिकेट करने के लिए जो पहले से प्लान्ड हैं। जैसे आई विल बी स्टेइंग इन शिमला टिल संडे, कि मैं शिमला में संडे तक पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी स्टेइंग इन शिमला टिल संडे, मैं शिमला में संडे तक रुक रहा हूँगा। अब बनाने का स्ट्रक्चर। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड विद विल शैल बी द बेस वर्ब एंडिंग आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है प्लस बी के साथ, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल में की जाएगी। और विल शैल में आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ करेंगे और बाकी सभी के साथ में विल बी का यूज़ करेंगे। जैसे आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट, यानी मैं बाज़ार जा रहा हूँगा। इसका मतलब भविष्य में ये काम हो रहा होगा, यानी कंटिन्यूअस वे में काम का जारी रहना पाया जाएगा। द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर विल शैल। नेगेटिव बनाने के लिए हमको नॉट लगाना पड़ता है विल शैल के बाद में। जैसे आई शैल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, कि मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँगा। द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जब फॉर्म होता है तो हम लोग विल शैल लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे शैल आई बी गोइंग टू द मार्केट। इन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद विल शैल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे वाई विल दे बी सपोर्टिंग हिम। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड एक साथ आते हैं तो इंटरोगेटिव में कभी भी वो लगातार इस्तेमाल नहीं किए जाते। आधा वर्ड यानी एक वर्ड दोनों वर्ड में से सब्जेक्ट से पहले लगता है और एक वर्ड सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने आज कॉन्टिन्यूअस टेंस को आपको डिस्क्राइब किया है। थैंक यू।